बच्चों, नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों में संधि का टॉपिक आता है। तो संस्कृत में हम संधि के प्रकार एवं संधि किस प्रकार से संधि विच्छेद किया जाता है, संधि की जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी पुस्तक में आप संधि निकाल लीजिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जैसे मैं बताता हूँ उस तरह से समझिए और अपनी डायरी में नोट कीजिए। देखिए संधि प्रकरण। ठीक है, इसकी सबसे पहले जो परिभाषा दे रखी है वो परिभाषा देखते हैं हम। वर्णयो वर्णानाम मेलनम संधि। वर्णयो यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से कहते हैं, द्वयो वर्णयो बहुनाम वर्णानाम व संयोगेन यत रूपांतरम जायते स संधि। हिंदी अनुवाद में बोल रहा हूँ, आप वैसा का वैसा ही वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। नोट कर लीजिए, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, शाबाश। देखिए, संधे भेद त्रयम। संधि के कितने भेद हैं? संधि के भेद त्रयम अस्ति। संधे भेद त्रयम अस्ति। संधि के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो पहला भेद है वो है अच संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि और नंबर 3 है विसर्ग संधि। तो संधि के तीन भेद हैं। अच संधि, संधि के कितने भेद हैं? 3। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों नाम नोट कर दीजिए। अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, आपका स्तर 9वीं 10वीं में माहेश्वर सूत्र होते हैं। माहेश्वर सूत्र कक्षा 9-10 में हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन माहेश्वर सूत्र से ही संस्कृत की वर्णमाला बनती है। तो माहेश्वर सूत्रों में देखिए, पहला माहेश्वर सूत्र क्या है? मैंने यहाँ लिख रहा हूँ अ ई उ उणा। री दूसरा है री री का, फिर ए ओ ङ, फिर ए औ च। देखो, तो यहाँ आ से लेकर के और च तक के जो वर्ण हैं ये सभी क्या है? स्वर। पीछे के वर्णों को नहीं गिना जाता है, इनको छोड़ देंगे। ठीक है, बस इनकी जो प्रत्याहार बनाने के लिए पीछे के वर्णों की गिनती होती है। तो यहाँ आगे का वर्ण क्या है? अ स्वर है, ये भी है ना। तो अ ई उ 1 2 3 4 5 6 है ना। अ ई उ 3 तो ये, रील री 4 5, ए ओ 6 7 और आई औ 8 9। यानी कुल मिलाकर के माहेश्वर सूत्रों में, इन 4 सूत्रों में 9 स्वर कहे गए हैं। संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों में स्वर कितने बताए गए हैं? 9। लेकिन संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? संस्कृत में स्वर, संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13। ठीक है, कितने होते हैं? 13। और माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्ण स्वर थे? माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने हैं? बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो अच नाम, यहाँ पर स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में आ से लेकर चक तक के वर्ण अच कहलाते हैं और अच के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। ठीक, इसी तरह से माहेश्वर सूत्रों में ह से लेकर के ह या वरट के ह या वरट
हयवरट सूत्र से लेकर के और अंतिम 14वां सूत्र लण, यानी यहाँ तक के जो सॉरी लण क्या हल महेश्वर सूत्र के हयवरट से लेकर के हयवरट से लेकर के और अंतिम सूत्र हल के ल तक, यानी ह से लेकर के और ल तक के जो वर्ण हैं वो सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? व्यंजन वर्ण। इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को किस नाम से पुकारते हैं? हल संधि। और विसर्ग संधि का दूसरा नाम नहीं है। तो यहाँ पर स्वर संधि के 3 भेद हो गए। संधि के कितने भेद हो गए? संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 अच या स्वर संधि, अच या स्वर संधि, ठीक है। नंबर 2 कौन सा हो गया? हल संधि। हल संधि को और किस नाम से जानते हैं? हल संधि को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं, ठीक है। ये नंबर 2 हो गई। और नंबर 3 पे कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि, ठीक है। तो इस तरह से संधि के 3 भाग है। अच संधि अर्थात स्वर संधि, हल संधि यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की हो गई। यहाँ पर पहली संधि को देखते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि नोट कीजिए अपनी डायरी में और नोट कीजिए, स्वर संधि हेडिंग डालिए और हिंदी अनुवाद में यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद लिखिए। स्वर संधि के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। स्वर संधि के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं, है ना। पहला भेद कौन सा? पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा भेद है गुण संधि, तीसरा भेद है वृद्धि संधि, चौथा भेद है यण संधि, पांचवा भेद है अयादि संधि, छठा भेद है पूर्वरूप संधि। तो इस तरह से स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के भेद कितने हैं? स्वर संधि के यहाँ पर प्रमुख रूप से 6 भेद हैं, ठीक है। कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 6 भेद हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है दीर्घ संधि। नंबर 2 क्या है? गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि। नंबर 5 अयादि संधि। नंबर 6 पूर्व रूप संधि। तो इस तरह से ये 6 भेद हो गए स्वर संधि के। अब हम इनमें से एक एक को पढ़ेंगे, क्रमशः एक एक को पढ़ेंगे। देखो पहली संधि जो है वो पहली संधि के अंतर्गत आ रहा है, जो भेद है वो है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? तो यहाँ परिभाषा नोट करेंगे। यदि अ ई ओ री, नोट करना, यदि अ ई ओ री स्वरों के, यदि अ ई ओ री, यदि अ ई, यदि अ ई ओ री, ये 4 स्वर हैं। स्वरों के मेल को सवर्ण स्वर अ ई ओ री के साथ किया जाए तो वहाँ दोनों के स्थान पर तदा वर्ण द्वयस्य स्थाने, तो वहाँ दोनों वर्णों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। इसको इस तरह से याद रखना आप, दीर्घ स्वर हो जाता है। इसको मैं यहाँ पर सरल कर देता हूँ। देखिए अ के बाद में यदि अ आएगा, नोट कीजिएगा इसको भी, तो आ हो जाएगा समान स्वर। अगर अ का समान स्वर क्या है? अ। तो अगर समान स्वर आएगा तो अ का दीर्घ क्या है? दीर्घ का मतलब बड़ा स्वर। तो यहाँ अ का दीर्घ कौन होता है? आ। तो अगर अ के बाद अ आएगा तो आ हो जाएगा। इसी तरह से यदि आ के बाद भी अ आएगा तब भी आ होगा। नोट करते हुए चलना, ठीक। इसी तरह से अगर मान लो अ के बाद में आ जाए, आ, तब भी क्या बनेगा? दीर्घ आ, ठीक। इसी तरह से अगर मान लो आ है, आ
और आ के बाद में अ आ जाए तब भी समान है, ये तब भी आ बनेगा। यहाँ पर हम यहाँ नीचे समझ सकते हैं, यहाँ नीचे दे रखे हैं, आ के बाद आ आएगा तब भी आ बनेगा। आ के बाद में आ आएगा तब भी आ बनेगा, है ना। और ये आ, ई के बाद ई आएगा तो बड़ा ई हो जाएगा, ऊ के बाद ऊ आएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। चाहे किसी भी कंडीशन लागू हो, कैसी भी स्थिति लागू हो, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर करना है आपको। इन 4 स्वरों के बाद, बात 4 स्वरों की हो रही है, अ ई उ री। इन 4 स्वरों के बाद कोई समान स्वर आ जाए। कौन सा स्वर आ जाए? समान स्वर। यहाँ ट्रिक बना के लिख लो आप, अ ई उ री। इन चारों के बाद कोई समान स्वर आ जाए, समान स्वर आ जाए तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब दीर्घ स्वर कौन सा होगा? देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा लेना। अ का दीर्घ तो होता है आ, अगर ई के बाद कोई सा भी हो तो ई का दीर्घ होता है ई, ओ का दीर्घ होता है ओ, और री का दीर्घ होता है बच्चों बड़ा री। बड़े री में ये 2 छूले आते हैं इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से दीर्घ संधि को जानना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में सबसे पहले जो उदाहरण है इसका वो है पुस्तक धन आलय। पहला उदाहरण क्या है? पुस्तक धन आलय। पुस्तक में क्या है? अंतिम वर्ण देखना यहाँ पर। पुस्तक का अंतिम वर्ण क्या है? क। क में किसी की मात्रा लगी है क्या? नहीं लगी है। क में किसकी आवाज आ रही? अ की, ठीक है। और पीछे क्या आ रहा? आले। आले में क्या आ रहा पीछे? आले में पहला शब्द क्या है? पहला वर्ण क्या है? आ। यानी ना क में तो अ है, क में क्या है? अ, ठीक है। और आले का क्या है? आ। तो अ और आ, अ और आ दोनों के स्थान पर हो गया अ और आ। आ के बाद आ रहा है, इसलिए दोनों के स्थान पर हो गया दीर्घ आ, ठीक है। तो यहाँ आ की मात्रा किस तरह से लगी देखिए। दीर्घ आ होने से क्या बना? पू स्त, है ना। और क में अ था और बाद में आ आया। क में क्या था? क में अ था और बाद में क्या आया? आ। अतः अ के बाद में आ आने के कारण दीर्घ आ हो गया, ठीक है। तो शब्द क्या बना? पुस्तकालय। ये का में किसकी मात्रा लगी? आ की, ठीक। इसी तरह से विद्या में क्या है? विद्या में आ, इसके बाद क्या आया? अ। आ के बाद अ आए तो यहाँ क्या हो गया? विद्याभ्यास, ठीक। अब देखिए ई का उदाहरण देखते हैं हम। ई में देखते हैं, गिरी में क्या है? छोटी ई की मात्रा, छोटी ई। अब इसके बाद ईश, ईश में आ रहा है बड़ी ई। तो समान स्वर आ रहे हैं तो दीर्घ हो जाएगा, तो बड़ा ई हो जाएगा दोनों के स्थान पर। तो यहाँ गिरीश में किसकी मात्रा लग गई? बड़ी ई की, ठीक। इसी तरह से ऊ का उदाहरण देखते हैं। ऊ के उदाहरण में भानु, भानु में किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटे ऊ की। भानु में किसकी मात्रा लग रही है? छोटे ऊ की। और उदय में क्या आ रहा पीछे? ऊ। तो छोटे ऊ के बाद में छोटा ऊ आने के कारण बड़ा ऊ हो गया। तो यहाँ भानुदय में किसकी मात्रा लग गई? बड़े ऊ की। तो शब्द बना भानुदय। तो हमें वहाँ परीक्षा में भी ध्यान रखना है इन बातों का, ठीक। अगला शब्द देखते हैं, वधूधन उत्सव। तो वधु में किसकी मात्रा लग रही? बड़े ऊ की। उत्सव में क्या है? ऊ। तो दोनों का क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो शब्द क्या बनेगा? वधूत्सव। बड़े ऊ की मात्रा दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो गया, ठीक। इसी तरह से देखते हैं यहाँ पे पितृधन ऋणम। पितृधन ऋणम, तो यहाँ क्या था? री ऋषि वाला। ऋषि के बाद में बड़ा ऋषि के, छोटे ऋषि के बाद में छोटा ऋणम का री आ रहा, तो दोनों के स्थान पर ये बड़ा री ऋषि वाला हो जाएगा। इसमें इस तरह से ये बड़ा री ऋषि वाला लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये बड़े ऋषि की मात्रा लग गई, 2 चूल्हे लग गए, शब्द बना पितृणम, दीर्घ स्वर हो जाने से। अब परीक्षा में हम कैसे पता करेंगे? परीक्षा में हमें जैसे शब्द दे दिया पुस्तकालय, तो हम बीचों बीच देखेंगे। यहाँ बीच में देखने पर यहाँ आ की मात्रा नजर आ रही, का। आ की मात्रा किस में होती है? ये दीर्घ नजर आ रहा। तो पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, इस तरह से इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो हमें टुकड़े करना आना चाहिए, बीच में देखना है, शब्द के बीचों बीच देखो, आपको संधि का ज्ञान हो जाएगा। जब तक नियम याद नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से, है ना। वहाँ परीक्षा में मान लो जैसे आपने देखा, परीक्षा में शब्द आ गया वधुत्सव,
परीक्षा में शब्द आ गया वधुत्सव। अब वहाँ बीचों बीच देखने पर आपको बड़ा ऊ नजर आ रहा, तो दिमाग लगाओ। पूर्ण सार्थक शब्दों के मध्य ही संधि होती है। तो आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि वधु में, जैसे वधु जो शब्द होता है तो वधु में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, और उत्सव में छोटा ऊ होता है। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के क्या हो गया, दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ। तो शब्द क्या बना, वधुत्सव। शब्द क्या बना, वधुत्सव। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा शब्दों का भी ज्ञान होना जरूरी है। शब्दों की मात्राओं पर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। शब्दों की मात्राओं पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए संधि को जानने के लिए हमें शब्द ज्ञान होना आवश्यक है। तो अधिक से अधिक शब्दों को आप हल कीजिए और पाठ को पढ़ते समय भी शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपको दीर्घ संधि अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से अगली जो संधि है वो अगली संधि पर चलते हैं हम। अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि को देखते हैं। गुण संधि का जो नियम है वो नियम कहता है यदि अ या आ, नहीं देख लेना आप, तो यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए अथवा री आ जाए, ठीक है, तो दोनों के स्थान पर ध्यान देना। यदि अ या आ के बाद ई, ऊ, री आए, तो आ के बाद में यदि ई आएगा तो यहाँ पर ध्यान देना। आ के बाद में यदि ई आएगा तो दोनों का मिला के ए हो जाएगा। आ के बाद में ओ आएगा तो ओ हो जाएगा। री आ के बाद यदि अ या आ के बाद में री ऋषि वाला, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, कोई सा भी आए, तो अर हो जाएगा, र के अलंत लगेगा। ठीक है, और अ या आ के बाद यदि री आएगा तो अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल। ठीक, ये गुण संधि का नियम है, नोट कर लो। गुण संधि का नियम क्या है, गुण संधि का नियम है, नोट कर लो। गुण संधि का नियम, अ या आ के बाद यदि ई, ऊ, री या री आए तो क्रमशः ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है। यानी दोनों के स्थान पर जो परिवर्तन होगा दोनों के स्थान पर होगा। तो द्वयोरेव स्थाने क्रमेण ए ओ अर अल इति भवन्ति। अ या आ के बाद यदि ई, ओ, री आए, अ या आ के बाद यदि ई, ओ, री आए तो दोनों के स्थान पे क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। कर लिया नोट। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। इसको ये परिभाषा तो लिख ही लिया आपने, इसके बाद आप इसको ट्रिक में लिख लीजिए। ट्रिक में अभी लिखा था ना मैंने, ऐसा कैसा है, अ या आ के बाद, तो के बाद को हम प्लस से बताएंगे। अगर ई आए, ओ आए, री आए और री आए, है ना, तो ई बड़ा ई भी हो सकता है, ओ बड़ा ओ भी हो सकता है, री बड़ा री भी हो सकता है। तो क्रमशः क्या होगा, आ के बाद ई होगा तो ए, यहाँ ओ हो जाएगा, यहाँ अर हो जाएगा और यहाँ अल हो जाएगा। ध्यान देना, र के हलंत लगेगा, यहाँ ल के हलंत लगेगा, आधा, है ना, तो ये अर। ठीक है, वीडियो रोक करके लिख लेना। तो ट्रिक लिख ली, लिखने के बाद में इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 यहाँ समझा रखा है इसने। क्या समझा रखा, आ के बाद में ई आया तो क्या हो जाएगा, ए। आ के बाद में यदि ई आएगा तब भी क्या होगा, ए, दोनों के स्थान पर। आ के बाद में ओ आएगा तो ओ हो जाएगा, आ के बाद में ओ आएगा तो ओ हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से आ के बाद में यदि री आएगा तो अर हो जाएगा, और री आएगा तो अल हो जाएगा, री आएगा तो अल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक के माध्यम से भी यहाँ पर बता रखा है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे इसने कर रखा नरधन इंद्र। पहला उदाहरण देखते हैं। नर के र में क्या है, र में किसकी आवाज आ रही, आ की। नर के र में अ है,
और आ के बाद इंद्र में क्या है, ई। तो आ के बाद में ई होने के कारण दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, ए। तो यहाँ पर र में किसकी मात्रा लग गई, ए की। तो शब्द क्या बना, नरेंद्र। क्या बना, नरेंद्र। यहाँ पर ना ई नजर आ रहा, नरेंद्र में यहाँ गौर करना आप, नरेंद्र में ना तो यहाँ नरेंद्र शब्द जो बना, इस नरेंद्र शब्द में ए बीचों बीच किसकी मात्रा नजर आ रही, ए की। हम परीक्षा में कैसे पता करेंगे कि यहाँ गुण संधि है, अगर हमें बीचों बीच शब्द के बीचों बीच देखने पर ए, ओ या आधा र नजर आता है चढ़ा हुआ, इस तरह से चढ़ता है ना आधा र, है ना, या ल नजर आता है ना, आधा ल नजर आए, तो समझ लेना वहां पर गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण। ये ल का उदाहरण तो बहुत कम आएगा, लेकिन ए ओ के उदाहरण ज्यादा आते हैं, है ना, रि के। ठीक, तो यहाँ पर बीचों बीच देखने पर हमें एक ही मात्रा नजर आ रही है, तो समझ जाओ यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि एक चोटी वाली तो गुण संधि, दो चोटी वाली वृद्धि संधि। तो यहाँ पर एक चोटी से मतलब क्या है, ए और ओ की मात्रा, है ना। छोटा ए की मात्रा अगर लगेगी, छोटा ए ऐसे छोटे बड़े होते नहीं है, ए और ए दोनों को दीर्घ स्वर कहा गया है, लेकिन बोलते हैं तो हम यूं कहते हैं छोटा ए बड़ा ए। तो ये सोचो कि अगर मान लो हमने बचपन में पढ़ा था छोटा ए बड़ा ए, इस तरह से वर्णमाला सिखाई हमको गुरुजी ने कक्षा 1 में, तो उसी तरह से हम अगर मान लो मान के चलें कि गुण संधि में छोटे ए की मात्रा लगेगी और वृद्धि संधि में बड़े ए की मात्रा लगेगी। वहां पर दो मात्रा नजर आती है, यहाँ पर एक मात्रा नजर आती है। तो नरेंद्र में हमें किसकी मात्रा नजर आ रही, एक की मात्रा नजर आ रही। किसकी मात्रा नजर आ रही, एक की मात्रा। रमेश में भी किसकी मात्रा नजर आ रही, रमेश, तो एक की मात्रा। पर शब्द ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। अब रमेश में शब्द ज्ञान क्या जरूरी है, रमेश, तो यहाँ रम नाम, ये रम कोई शब्द नहीं होता, ये रम शब्द गलत है, रम का कोई अर्थ ही नहीं होता, ये गलत है। तो क्या शब्द कौन सा होता है, शब्द होता है रमा। क्या होता है, रमा। और एश कोई शब्द नहीं होता, ईश होता है, रमाधन ईश, रमाधन ईश। तो आ में क्या था, रमा में क्या था, आ के बाद क्या आया, ई। तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ए। तो दोनों के स्थान पर ए होने से शब्द क्या बना, रमेश। शब्द क्या बन गया, रमेश। ठीक, इसी तरह से शब्द है परोपकार। हाँ, परोपकार। परोपकार में क्या है, ओ नजर आ रहा, यहाँ पर क्या नजर आ रहा, ओ किसका बनता है, याद करो, यदि अ के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है, अ के बाद में ऊ आए, अ या आ के बाद में ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, छोटा ओ जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा नजर आ रही है, तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका विच्छेद किस तरह से करेंगे, पर धन उपकार बराबर शब्द क्या बना, परोपकार। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं, शीतोष्ण। तो यहाँ भी शीत प्लस, अब यहाँ ध्यान रखना, उष्णम, उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो यहाँ पर बड़ा ऊ आएगा उष्णम में, है ना। तो त में क्या है, आ के बाद में क्या आया, ओ। आ के बाद में ओ आने के कारण दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ओ। तो दोनों के स्थान पर ओ जाने से शब्द क्या बना, क्या बना, शीतोष्णम। ठीक, अगला शब्द देखो। अब ये इस तरह के शब्द अगर आपको नजर आते हैं, जैसे देवर्षि, इसमें आधा र ऊपर चढ़ा हुआ है, महर्षि, हाँ, राजर्षि, राजर्षि, या ये शब्द ग्रीष्म मर्तो, ऐसे शब्द अगर आपको नजर आ जाए, है ना, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ऐसे शब्द नजर आ जाए जिसमें आधा र ऊपर चढ़ा हुआ नजर आ जाए, तो वहां समझ जाना आप कि यहाँ गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण। ठीक, तो यहाँ देखो शब्द दे रखा राजर्षि, कौन सा शब्द दे रखा, राजर्षि, राजर्षि शब्द दे रखा है। इसको राजर्षि को, राजर्षि का संधि उच्चित क्या होगा, राजधन ऋषि, देवधन ऋषि, महाधन ऋषि। ठीक, ये गुण संधि है। इनमें पहचान क्या है, आधा र ऊपर चढ़ा हुआ नजर आएगा आपको, और तवल आधा ल नजर आ जाए किसी शब्द में, तो वहां भी समझ जाओ कि गुण संधि है। यहाँ शब्द आया तवलकार, तवलकार, यहाँ आधा ल नजर आ रहा, है ना। ये व्यंजन संधि में जरूर गड़बड़ करेगा, आधा ल पूरी पहचान नहीं है। तल्लीन, उल्लेख, ये शब्द व्यंजन संधि में आते हैं। तो यहाँ पर तवलकार ये शब्द अगर आता है, आप तो शब्द याद रखना, इसके अलावा और कोई शब्द है भी नहीं। ठीक है, तवलकार अगर ये शब्द आ जाता है
तो समझ लो इसका विच्छेद क्या होगा, इसका विच्छेद होगा तौ, इसका विच्छेद क्या बनेगा, तौ धन कार बराबर तवलकार, तवलकार। ठीक है, तो ये आपकी गुण संधि हो गई। तो दीर्घ संधि में तो दीर्घ स्वर को मध्य में पा करके या देख करके और दीर्घ संधि की पहचान की जाती है, जबकि गुण संधि में ए ओ अर और अल को देख करके गुण संधि की पहचान की जाती है। शब्द के बीच में देखना चाहिए, हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। शब्दों का ज्ञान होगा, शब्दों मात्रा ज्ञान होगा तो हम आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। शब्द के मध्य में देखो, जैसे अर्जुन जो है वो चिड़िया की आंख देखता था, तो वैसे ही संस्कृत या हिंदी व्याकरण का जो छात्र होता है वो शब्द के मध्य में ही देखता है। मध्य में, शब्द के मध्य में हमेशा देखना चाहिए। उससे हमें जो शब्द ज्ञान करने में, शब्द के टुकड़े करने में, विच्छेद करने में अथवा विग्रह करने में हमें आसानी होती है। इसलिए आज से इसी तरह से शब्दों को देख करके, समझ करके और अपनी पुस्तक का आप अध्ययन कीजिए। नमो नमः। आज के लिए इतना ही पर्याप्त।